क्वालिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हम आपको एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा रहे थे। करप्शन है तो फिर मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। कहीं पर गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसके तहत जो पावर उनमें वेस्टेड हैं, जिसके तहत उन्हें जस्टिस देना है, क्राइम को फाइंड आउट करना है, क्रिमिनल को ढूंढना है, पीस इस्टेब्लिश करनी है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, दैट इज़ अ नेशनल सिक्योरिटी, उसे प्रमोट करना है, नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना है। जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी बचाना है, जैसे प्राइम मिनिस्ट्रियल पोजीशन, जैसे प्रेसिडेंशियल पोजीशंस एंड ऑल अदर इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज़, उनको प्रोटेक्ट करना है। ये भी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन जाता है। देश के लोग शांति से रह सकें, ये बड़ी बात है, ये सब करना ज़रूरी है। लेकिन इन सब में कई बारी एट्रॉसिटीज़ भी हो जाती हैं, अति भी हो जाती हैं। वो एट्रॉसिटीज़ जब होती हैं, वो अति जब होती है, उन सरकारी अथॉरिटीज़ के एंड पर पावर का जब मिसयूज़ होता है, कई बारी एक्सीडेंटली हो जाता है, कई बारी डेलिबरेटली होता है। इससे जो आपके राइट्स हार्म हुए, उस चीज़ को असेस करना कि जिसके राइट्स हार्म हुए उस विक्टिम की आज पोजीशन क्या है, जिसने राइट्स हार्म किए हैं वो किस कैटेगरी का एक्यूज़ है, उसने ये बाय एक्सीडेंट हुआ या उसने ये डेलिबरेटली किया, क्या वो ब्रिगेडियर प्रताप है या वो अनजाने में कुछ ऐसा कर गया है। ब्रिगेडियर प्रताप, शौर्य मूवी देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा ये सारा लेक्चर। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। दूसरी तरफ ये भी देखना ज़रूरी है कि आतंकवाद है, टेररिज्म है, वो भी तो आपसे आपके बहुत से अधिकार छीन ले रहा है। आप खुल करके जी नहीं पा रहे हैं। आप जब आतंकवाद की चपेट में आते हैं तो कितने अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। हर बार ज़रूरी नहीं कि सरकारी एजेंसियों के हाथों ही आपके मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। आतंकवादी भी तो आपके मानवाधिकारों का ही हनन करता है। आपके पास जीवन का अधिकार है, बम ब्लास्ट से आपके अंग भंग कर दिया या आपकी जीवन ही ले लिया तो आपका अधिकार आपसे छीना ही तो। दैट्स इट। उन कंसेप्ट्स पे हमें बात करनी है। अक्सर आप देखेंगे कुछ एजेंसीज़ हैं वो ये बता रही हैं कि हम नेशनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में ही काम कर रहे हैं, तो वो हमेशा खुद को जस्टिफाई करते दिखेंगे आपको टीवी सीरियल मूवीज़ में, ये कहते हुए कि हम क्रिमिनल को पकड़ना चाहते हैं, हम आतंकवादी को पकड़ना चाहते हैं, हम उनके सपोर्टर्स को पकड़ना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग अक्सर बाहर नारे लगाएंगे, हाय हाय पुलिस वाले, हाय हाय। टीवी में ऐसे दिखाया जाता है, वो मानव अधिकार वाले। तो पुलिस वाले भी बात करते दिखेंगे, यहाँ हम अपनी जानें देते हैं, और फिर मानव अधिकार वाले आ जाते हैं इन जैसे हथियारों के मानव अधिकारों को लेकर के। जैसा फिल्मों में डायलॉग सुनते हो ना, वो ह्यूमन राइट्स वाले होते हैं। कई बारी बड़े अफसर भी छोटे अफसर को कहते हैं कि यार तुमने इनकाउंटर कर दिया, अब ह्यूमन राइट्स वालों को क्या जवाब देंगे, अब इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनको कौन फेस करेगा। ये सुनते हो अक्सर। आप इस संस्था से, इस नाम से सुन कुछ से जागरूक हो, लेकिन उसके एग्जैक्ट फंक्शन, उसकी पावर, उसके एम, उस इंस्टीट्यूशन यानी कि इस व्यवस्था से वाकिफ़ नहीं। हमारे लेक्चर्स में हम व्यवस्थाओं के बारे में ही पढ़ा रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वाले आपको अक्सर ऐसे पोर्ट्रे किए जाते हैं कि हीरो एक इंस्पेक्टर है, वो क्राइम को ख़त्म करना चाहता है, तो ऐसे में वो जो इलेजिटिमेट, जो इलीगल लोग हैं उनको ख़त्म कर रहा है, लेकिन ह्यूमन राइट्स वाले पता नहीं क्यों उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं मानव अधिकारों के नाम पर। ये वाइस वर्सा हो जाती है कई बारी चीज़ें, अक्सर ऐसे नहीं होती हैं। वही सारा कॉन्सेप्ट घूमता रहता है देश में। आई बात समझ में? सही में मानव अधिकार ना हो तो जीवन ही क्या होगा। आप जिस देश में हैं उसमें किस तरह की सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, किस तरह की उस कंट्री की वैल्यूज़ हैं, आइडियल्स हैं, उसके तहत वहाँ पर डेमोक्रेसी होगी, पार्लियामेंटेरियन सिस्टम होगा या फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा। लेकिन डेमोक्रेसी है, कुछ देशों में एटोक्रेसी चलती है, किंगडम सिस्टम चलता है, लेकिन फिर भी वो लिबरल किंगडम सिस्टम है। कई कंट्रीज़ में बहुत स्टॉन्च रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बहुत रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, ऐसा होता है ना। उसके तहत आप वहाँ के संविधान, और संविधान के तहत आपके कुछ अधिकार होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होंगे, जैसे कि आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं। कुछ फंडामेंटल राइट्स, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन अदर राइट्स जो कि फंडामेंटल राइट्स से अलग होते हैं, जैसे राइट टू वोट। आपके पास फ्रेंचाइज है लेकिन वो फंडामेंटल राइट तो नहीं, उससे बाहर है। लेकिन राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 वो फंडामेंटल राइट। राइट टू एजुकेशन ये फंडामेंटल राइट है ना, है ना। लेकिन एक राइट टू प्रॉपर्टी भी तो है, वो लीगल राइट है। ये तो आपको मिले कि किस प्रकृति का आपका वो देश है, वो राज्य है, स्टेट कैसा है। लेकिन
मानव योनि में आपका जन्म हुआ है, मानव होने के नाते भी तो आपके कुछ अधिकार होंगे जो शाश्वत हैं, प्रत्येक स्थान पे होने चाहिए, पूरे यूनिवर्सल होने चाहिए। आप भारत में हैं कि आप अमेरिका में हैं, आप कनाडा में हैं, आपके वो मानव अधिकार तो रहने चाहिए, क्योंकि उसका संदर्भ इस बात से नहीं है कि आप किस देश में हैं, आप किस जगह पर हैं, आप कहाँ सेटल्ड हैं, कहाँ रिजाइड कर रहे हैं। उसका जन्म तो इस बात से है कि आप मानव हैं भाई। मानव अधिकार केवल मानवता की तो नहीं रहना चाहिए, मानव अधिकार का उद्देश्य मानवता है, मानव अधिकारों का उद्देश्य मानवता है। उन अधिकारों का लाभ और भी जीवों को मिलना चाहिए। तो मानव अधिकारों के अधिकारों को एक्सटेंड करते हुए और भी जीवों तक लेके जाते हैं। जैसे पेटा जैसी संस्थाएं हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें जानवरों को भी सुरक्षित करना है, तो बात तो मानव की है। तो मतलब कि मानवता की बात है। तो मानव अधिकार आपके मानव योनि में जन्म लेने से ही आ जाते हैं, आपको हर जगह मिलने चाहिए। इसको लेकर के प्रयास हुए लंबे समय तक। 1948 से ही पेरिस में हुए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के एक सेशन के तहत एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया, और वो क्या था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुई ह्यूमन राइट्स की, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, UDHR, 10 दिसंबर 1948 इन पेरिस। और पेरिस तो पता ही होगा आपको, फिर फ्रांस। इसी 10 दिसंबर को आपको पता है हम किस तौर पे मनाते हैं पूरे विश्व भर में? दिस इज़ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। 10 दिसंबर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है, हम इसे मनाते हैं क्योंकि इसी दिन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हमने लिया था ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में। पूरे विश्व भर ने ये सोचा कि एक यूनिवर्सली डिक्लेयर्ड ह्यूमन राइट्स होने चाहिए भाई। इसके तहत सभी देशों ने प्रयास किए, काम किए, कई कॉवेनेंट आए। 1966 दिसंबर यूनाइटेड नेशंस ने कुछ कॉवेनेंट अडॉप्ट किए, इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स, जैसे कि कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। भारत ने भी इसको रेटिफाई किया 1979 में। तो भारत भी पार्टी बन गया उन इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स की। कौन से राइट्स हैं? सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक राइट्स, सोशल राइट्स, कल्चरल राइट्स। हम अंतर्राष्ट्रीय जमात के साथ बने, जुड़े, काम होते रहे। लेकिन फिर ये देखा कि हर देश में ह्यूमन राइट्स को लेकर के संस्थाएं जो बने, ह्यूमन राइट्स को एड्रेस कर पाएँ, यूनिवर्सल सेंस में ह्यूमन राइट्स मिल सकें, सबका फोकस प्रॉपरली ह्यूमन राइट के इश्यूज़ पे रहे। इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स हमें डिसाइड करने चाहिए, जिन प्रिंसिपल पर बेस्ड हों पूरे विश्व भर के सभी देशों की वो ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस। तो वो प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए गए 1991 पेरिस में। वापस से फिर 1991 का दौर है, अक्टूबर का महीना है, प्रिंसिपल वहाँ पर अडॉप्ट किए गए हैं। कहाँ पर? पेरिस में। इसे पेरिस प्रिंसिपल्स कहा गया, और इन्हें यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने एंडोर्स किया दिसंबर 1993 में। भारत ने 1979 में वो कॉवेनेंट्स रेटिफाई किए थे, सिग्नेटरी है भारत। उसके बाद जब पेरिस प्रिंसिपल्स अडॉप्ट हुए 1991 में, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने इसे एंडोर्स किया 1993 दिसंबर में। बस यही वो समय है जब हमने भी भारत में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना करने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कानून लाया। पहले ये सितंबर 1993 में ऑर्डिनेंस के वाया आया, राष्ट्रपति ने ऑर्डिनेंस जारी किया प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स को लेकर के। उसी महीने, उसी साल में इसके ऊपर बिल पेश कर दिया गया और वो कानून बन गया। और नेक्स्ट ईयर जनवरी तक, 1994 तक, प्रेसिडेंट ने इसे सैंक्शन प्रोवाइड कर दिया, यानी कि असेंट। लेकिन ये लागू रेट्रोस्पेक्टिवली किया गया जिस दिन ऑर्डिनेंस आया था, यानी कि 28 सितंबर 1993। तो 28 सितंबर 1993 से हमारे देश में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स को लेकर के कानून है। और उसी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के कानून के तहत एक संस्था उभर करके आती है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन के वाया, दैट इज़ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। एंड स्टेट्स के लिए स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, स्टैट्यूटरी बॉडी बन करके आए। तो जैसे हम पढ़ रहे हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के ऑर्डिनेंस, जो कि फिर कानून बना, उसके तहत आता है। कानून की डेट रेट्रोस्पेक्टिवली 28 सितंबर 1993 से प्रभावी माना गया। और कानून आने का इमीडिएट रीज़न पेरिस प्रिंसिपल्स का अडॉप्शन 1991 में, जिसका एंडोर्समेंट हुआ 1993 में। और एग्जैक्ट जनवरी 1994 में हमारे प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया था उस कानून को। तो ये एक रीज़न बना इमीडिएट। लेकिन इमीडिएटली हम ये क्यों कर पाए? क्योंकि 1948 में वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हो गई थी ह्यूमन राइट्स की, पेरिस में ही, यूनाइटेड नेशन के द्वारा ही। और लगातार अलग अलग कॉवेनेंट्स भी आ रहे थे
कि अधिकार लोगों को मिल सके, उनके सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल राइट्स, और हम उनके सिग्नेटरी बनते चले गए, तो अंततः हमने भी वह संस्थाएं स्थापित की भारत में। आई बात समझ में? हाँ, इतनी सी कहानी थी यार, इतना सही इंट्रोडक्शन था, कोई टेंशन की बात तो नहीं। क्या कहते हैं, एक लाइन पढ़ के बताता हूँ, नेल्सन मंडेला की, पता ही होगा, लंबा अरसा जीवन बिता दिया जेल में, जवानी अपनी, एंटी अपार्थेड कैंपेन किया था इन्होंने साउथ अफ्रीका में। ये कहते हैं, टू डिनाई पीपल देयर ह्यूमन राइट्स इज़ टू चैलेंज देयर वेरी ह्यूमैनिटी। टू डिनाई पीपल देयर ह्यूमन राइट्स इज़ टू चैलेंज देयर वेरी ह्यूमैनिटी। ओके, आप नकार रहे हैं कि भाई तुम मानव ही नहीं हो जब हमने मानवाधिकार ही नहीं दे रहे। यूनाइटेड नेशंस क्या कहता है मानवाधिकार के मामले में? वो कहता है कि these rights are inherent to all human beings regardless of race, sex, nationality, ethnicity, language, religion or any other status. Human rights include the right to life and liberty, freedom from slavery and torture, freedom of opinion and expression, the right to work and education, and many more. They are entitled to everyone without any discrimination. Simple. और यही सारी बातें हमारे संविधान में और बाद में आए हुए कई कानूनों में भी मेंशन है। तो ह्यूमन राइट्स का जन्म भारत के संविधान से भी होता है, भारत के बाद में बने कई कानूनों से भी होता है, जिसके तहत बहुत से अधिकार आपको दिए गए। कॉन्स्टिट्यूशन में की गई कुछ अमेंडमेंट्स तो वो कानून ही होता है, अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया आर्टिकल 21 में, 21A के तहत। तो कुछ संविधान में, कुछ कानूनों में आपके कई अधिकार जन्मते गए जो कि ह्यूमन राइट बनते गए। जैसे कि हमारे संविधान में, हमारे अलग अलग कानूनों के माध्यम से ये अधिकार आपको मिलते हैं, द राइट्स रिलेटिंग टू द लाइफ, द लिबर्टी, इक्वलिटी, डिग्निटी, ये आपके ह्यूमन राइट्स हैं। सब दे दिया आपको, बेसिक यही नहीं दिया तो ये क्वेश्चन में है कि आप ह्यूमन भी हो। आर यू डीलिंग विद द ह्यूमन? डिग्निटी नहीं है, जीवन का अधिकार नहीं है, पैसा बहुत खिला रहे, बहुत लग्जरी लाइफ दे रहे हो, राइट टू लाइफ कोई नहीं, उसे डाउट है कल ख़त्म कर दिए जाएंगे। ऐसे माहौल में भी क्या करना जी करके, अच्छी खासी लाइफ है, गाड़ी घोड़ा है, डिग्निटी कोई नहीं, इज़्ज़त का कोई कंसेप्ट ही नहीं, तो ऐसा भी जीवन क्या करना है? कोई आज़ादी नहीं, बंधुआ मजदूरी की तरह काम चल रहा है, ऐसा भी जीवन क्या करना है? तो राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, इक्वलिटी, डिग्निटी, ये ह्यूमन राइट्स का ही फाउंडेशन है, आधार है ये। बस ये हमारे संविधान से आता है और कई अलग अलग कानूनों से आता है। इसी के तहत हमें प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स का कानून ला करके नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जैसी संस्थाओं का गठन करना पड़ा। क्या ऑब्जेक्टिव रहे होंगे उस समय में ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स कानून ला करके इस तरह की NHRC जैसी संस्थाएं बनाने का? एक प्रोविज़न, एक कारण तो ये भी रहा, एक ऑब्जेक्टिव ये भी रहा स्पेसिफिक, टू स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट कंट्री में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको और स्ट्रेंथन करना, ताकि और फोकस्ड मैनर में वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हो रही हैं उनको चेक कर सकें, उनको डील कर सकें। आई बात समझ में? सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, टू लुक इनटू द एलिगेशन ऑफ एक्सेसेस। कहीं पर भी एक्सेस हो रहा है, अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशंस हो रहा है, उन मैटर्स को डील करना, और जो गवर्नमेंट के कमिटमेंट हैं अब तक के ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में, उनको प्रोटेक्ट करने और उनको प्रमोट करने को लेकर के, उन कमिटमेंट्स के आधार पर ही इन मैटर को, जो एक्सेस ऑफ ह्यूमन राइट्स के केसेस हैं, इन मैटर्स को डील करना। आई बात समझ में? और तीसरा, टू कॉम्प्लीमेंट एंड स्ट्रेंथन। ऑलरेडी देश में जो भी एफर्ट्स किए गए हैं, जो भी काम हो रहे हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट करना और स्ट्रेंथन करना। बस इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ हमने नेशनल और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशंस बनाए। आई बात समझ में? ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव थे इनके। मेन मुद्दा क्या है? जो हाई कमिश्नर है, हाई कमिश्नर ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, उनका कहना क्या है? उनका कहना है 2 मेन एजेंडे बस, बाकी कहानी साइड, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स। बाकी सब इसी से जन्म लेता है, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट। पहले प्रोटेक्ट करो, प्रमोट करो, बाकी सब इसी से आता है। इसके तहत हमने काम किया और हमने संस्था बनाई, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है ना भाई, आयोग है ना, कोई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हुआ। आयोग एक संस्था की तरह काम करेगी। इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी कितनी है, ये कितना इंडिपेंडेंट है, ये गवर्नमेंट से बाहर होकर के किस तरह से एक्सेस ऑफ केसेस को डील कर रहा है, इसी पे डिपेंड कर जाएगा कि भाई आप ह्यूमन राइट्स को कैसे डील करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे पढ़ना ज़रूरी है। कॉम्पोजिशन में क्या आता है? ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है। क्या है?
मल्टी मेंबर बॉडी है, बड़ी बात, मतलब ज़्यादा लोग हैं इसमें। एक चेयरमैन होते हैं, 5 मेंबर होते हैं। कौन होते हैं? एक चेयरमैन और 5 मेंबर। ऐसा माना गया कि ह्यूमन राइट्स कमीशन को एक कौसी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करना है, जुडिशियल प्रोसीडिंग की तरह काम करना है, तो जुडिशियल मेंबर, जुडिशियल पर्सन होना ज़रूरी है ऑन द पोस्ट ऑफ चेयरमैन, ऐसा माना गया। तो वही नियम भी यहाँ पर बनाया गया। पहले नियम था कि सिर्फ और सिर्फ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही चेयरमैन हो सकते हैं। फिर बाद में सरकार ने इस पर संशोधन किया, क्योंकि ये कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ इस पोजीशन को रिटायर्ड चीफ जस्टिस तक रिस्ट्रिक्ट करना ठीक नहीं है। बहुत सारे ऑल एबल पर्सन्स हैं, उनको भी ऑप्शंस देना चाहिए। वाई यू आर कंसंट्रेटिंग दिस टू द रिटायर्ड चीफ जस्टिस ओनली? तो गवर्नमेंट ने उसमें संशोधन करके परिवर्तन कर दिया कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस के साथ साथ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। उस पर भी फिर क्रिटिक्स ने सरकार पर आज भी आरोप यही है कि आपने जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में को इसकी श्रेणी में ला करके, ठीक है कंपटीशन इंक्रीज़ कर दिया, बट कंपटीशन इज स्टिल रिस्ट्रिक्टेड टूवर्ड्स द जुडिशरी। देयर आर सो मेनी अदर एबल पर्सन, वो क्यों नहीं बन सकते हैं? वो ठीक है, क्रिटिक है, लेकिन मुद्दा ये है आज की डेट में, या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो शुड लिखा हुआ है, तो चेयरमैन जो होना चाहिए वो शुड, लेकिन आज की डेट में तो ऐसा नहीं। अभी अभी कौन बने हैं भाई चेयरपर्सन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के? जस्टिस अरुण मिश्रा। याद करें जस्टिस अरुण मिश्रा, जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई पर जो सेक्सुअल हरासमेंट के केस लगे थे, उसको जिन्होंने बर्खास्त किया, खारिज किया, जस्टिस अरुण मिश्रा। वो इस समय देश के चेयरपर्सन है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। तो वो तो जस्टिस थे, चीफ जस्टिस तो थे ही नहीं, तो तुम पढ़ते तो फंस जाते। तो वो या तो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड, और या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो शुड अब चला गया। दोनों में से कोई भी चेयरपर्सन हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखा है चेयरमैन शुड बी रिटायर्ड CGI, तो इसको करेक्ट कर लें ताकि दिमाग में आपके रह जाए। तो शुड भी हटाइए, जज भी कर लीजिए सुप्रीम कोर्ट का। ओके, चेयरपर्सन डन। अब आते हैं 5 मेंबर। ये कौन कौन होने चाहिए? पहला मेंबर या तो सर्विंग या रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कार्यरत जज भी हो सकते हैं या फिर रिटायर्ड, लेकिन सर्विंग जज अगर अपॉइंट करना है तो किसकी पूर्ण अनुमति लेनी पड़ेगी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। ये ना हो कि उधर केस चल रहा है सरकार के खिलाफ, कोई सरकार को दिख रहा है केस चल रहा है तो बढ़िया बात है, उठा के राज्यों की सरकारों को कहें कि बहुत से लोगों को सुप्रीम कोर्ट से राज्यों के अधिकार आयोगों में लगा दो और कुछ हम इधर लगा दें केंद्र के आयोग में। जजेस ही कम कर दें ताकि बेंच में स्ट्रेंथ ही कम हो तो बेंच ही ना बैठ पाए, मामला लड़का पड़ा रहे। ऐसे तो हम जुडिशियल प्रोसीडिंग को भी हैम्पर कर सकते हैं ना। सर्विंग जज को आप यूज़ कर रहे हो तो वो अवेलेबिलिटी है, दे सकता है चीफ जस्टिस उसे या नहीं, तो पूछना पड़ेगा ना। तो भाई जब ऐसा करना है तो चीफ जस्टिस की अनुमति ले लेनी भाई, ये शर्त है। ओके, लेकिन सर्विंग जज या रिटायर्ड जज दोनों में से कोई भी एक मेंबर बन सकता है। तो एक मेंबर तो आ गया सुप्रीम कोर्ट से इन द कैपेसिटी ऑफ द जज, वो अलग बात है, वो रिटायर्ड या सर्विंग कुछ भी हो सकता है। एक मेंबर हम हाई कोर्ट से भी लेंगे, लेकिन चीफ जस्टिस से नीचे की क्षमता वाला नहीं। तो दूसरा मेंबर होना चाहिए सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट का सीधा ही चीफ जस्टिस ले रहे हैं तो फिर हाई कोर्ट के जजों की सलाह तो नहीं लेंगे, फिर से किसकी सलाह लगेगी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पूछ करके सर्विंग जज ले लीजिए सुप्रीम कोर्ट का, और चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट ले लीजिए भाई। तो एक मेंबर होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या तो सर्विंग या रिटायर्ड। एक मेंबर होते हैं सर्विंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या सर्विंग या रिटायर्ड। ओके, सुप्रीम कोर्ट का एक जज, एक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का, कौन सा वाला? सर्विंग या रिटायर्ड। 3 होते हैं मेंबर। ये कौन होते हैं? जिनके पास ये खासियत होती है, जिनके पास नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है ह्यूमन राइट्स का। ईश्वर ही जानते हैं ये असेसमेंट कैसे होती होगी, मतलब जिनके पास नॉलेज है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ह्यूमन राइट्स का, ये 3 मेंबर होंगे। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फिर संशोधन हुआ तो ये नियम बनाया गया एक वुमेन होनी ज़रूरी है। तो वुमेन है ज्योतिका कालड़ा, वो महिला सदस्य हैं। आप हैरान हो जाएंगे यदि नियम ना बनाया गया होता तो हाल क्या था। 2004 से लेकर के अब तक बस एक ही वुमेन हुई थी इस कमीशन में, सुजाता करके उनका नाम है। अब ज्योतिका कालरा एक वुमेन मेंबर है। मैंने ह्यूमन तो नहीं कह दिया? ह्यूमन वुमेन कितना मिलता जुलता है ना, समझने की बात है इसमें भी। तो बस वो एक तो वुमेन होंगी। ओके, 2 जो है वो मैन भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक वुमेन है तो बाकी अब 2 मैन ही मैन करने हैं। एक वुमेन तो पक्की है, 2 और वुमेन मिलती हैं तो ले आओ।
एक वुमेन एक मैन ले मिलता है तो ले आओ, है कि नहीं? तो एक वुमेन होंगी, अदर मेंबर्स की नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, आ जाएंगे वो, एक इनमें से वुमेन, दो कोई भी और। तो टोटल 5 हो गए और एक चेयरपर्सन हो गए, 6 मेंबर ही, 6 टोटल 6 हो गया। डन है भाई? गुड गर्ल्स एंड गुड बॉयज, आगे समझो। ये जो आएंगे सारे के सारे, इनकी नियुक्तियां कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? और राष्ट्रपति इनकी नियुक्तियां किनके कहने पर करेंगे? कमेटी। किसके कहने पे? इस कमेटी को बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव बनाया गया, बाकी कमेटियों से बड़ी कमेटी है ये। इसमें कौन कौन होगा? इसमें चेयरपर्सन के तौर पर पीएम होंगे कंट्री के, इसमें देश के होम मिनिस्टर होंगे, इसमें लोकसभा के स्पीकर, इसमें राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन, डीसी लिख दिया मैंने, डिप्टी चेयरमैन, इसमें लोकसभा के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, इसमें राज्यसभा के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होंगे। 6 मेंबर, लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन, राज्यसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, 6 मेंबर होंगे। और अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं मिलता तो लीडर ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल ऑपोजिशन पार्टी और ग्रुप। कमेटी को बड़ा बैलेंस करना चाहा कि किसी तरह का भी कोई त्रुटि रह ना जाए भैया इन लोगों की नियुक्ति में। लेकिन फिर त्रुटियां रहती, क्रिटिक्स इस पर आरोप लगाते, कहते देखो प्राइम मिनिस्टर एक पार्टी के, एक सरकार के, होम मिनिस्टर भी उनके, अगर कहीं अपर हाउस में स्पीकर भी सेम पार्टी का होता है, जिसकी मेजॉरिटी जिसकी सरकार होती है उसकी लोकसभा में मेजॉरिटी होती है, तो फिर उसी पार्टी से स्पीकर भी होते हैं, देखा जाए तो फिर वो भी पार्टी से ही हो गए। चौथा, अगर क्योंकि ऐसा कोई रूल है नहीं कि जो डिप्टी चेयरमैन है अपर हाउस में वो अपोजिशन पार्टी से ही बनाने, अगर वो भी रूलिंग पार्टी के हो गए तो फिर इस सदन में कितने सदस्य हो गए रूलिंग पार्टी के? एक प्रधानमंत्री, एक होम मिनिस्टर, एक लोकसभा स्पीकर और एक डिप्टी चेयरमैन हो गए ना भैया। तो फिर कहते भाई कमेटी अगर चाहे तो बाइज्ड हो जाएगी। ये आरोप रहता है, मैं सारे आरोप भी साथ साथ बता रहा हूँ ताकि तुम कल को आरोपों के घेरे में ना आ जाओ और तुम कहो सर ने आरोप तो बताया ही नहीं। आरोप नंबर 2 समझ में आ गया? ये कमेटी भाई कौन सी प्रक्रिया की पालना करके कैसे नाम चुनती है ये भगवान जानते हैं, लेकिन बस ये कमेटी है। ये जो नाम दे देते हैं राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति वो वाला लिफाफा खोल के उनके नामों को पढ़ करके उन पर भारत सरकार वाली वो कौन सी मोहर है भारत सरकार की, सारनाथ लायन कैपिटल, वो वाली मोहर लगा देते हैं। वो देश का फैसला हो जाता है फिर, राष्ट्र का। ओके, तो भाई कितने मेंबर हुए? 5। किसमें? कमीशन में। 1 हुए चेयरपर्सन। ये तो सारे कौन हो गए? वर्किंग मेंबर ऑफ चेयरपर्सन। अपॉइंटमेंट करने वाली कमेटी भी देख ली। अपॉइंटमेंट किसने की? राष्ट्रपति ने देखी। थोड़ा स्टेट में आ जाए, साथ में स्टेट का भी समझ लो कि कोई दिक्कत है इसमें। आ जाओ स्टेट में। तो स्टेट में 1 चेयरपर्सन और 2 मेंबर होंगे। पता है आपको, पहले 5 मेंबर होते थे स्टेट में भी, फिर 2006 में संशोधन जो हुआ 5 से घटा के 2 कर दिया। तो चेयरपर्सन और 2 मेंबर, आई बात समझ में? क्लियर? तो चेयरपर्सन और 2 मेंबर। ये जो चेयरपर्सन होंगे ये कौन होने चाहिए? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और ये जो मेंबर होने चाहिए 2 मेंबर, इनमें से एक मेंबर कौन हो सकता है? या तो सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज जिसका कम से कम 7 साल का अनुभव हो, या तो सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज जिसका कि 7 साल का अनुभव हो। सर्विंग जज अगर उठाना है हाई कोर्ट से तो फिर भाई वही बात, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट की अनुमति लेनी पड़ेगी ना भाई। तो भाई एक तो हो गए चेयरमैन, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। एक हो गया, 2 मेंबरों में से एक मेंबर भी जुडिशियल कैपेसिटी का, या तो सर्विंग या रिटायर्ड जज होगा हाई कोर्ट का, और या डिस्ट्रिक्ट जज हो, कम से कम 7 साल का अनुभव हो। और दूसरा मेंबर फिर वही वाला, इसका भी वही कहानी है। इसके अंदर क्या होनी चाहिए? नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। 2 मेंबर हो गए। इन्हें कौन नियुक्त करता होगा भाई? गवर्नर। राज्य में है तो कौन करता होगा? गवर्नर। अब